जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 36 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कपाल कुंडला पुस्तक की रचना किसने की? कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। साथ ही इनकी एक और पुस्तक याद रखिए, कौन सी पुस्तक? आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक भी इन्होंने लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और सन्यासी विद्रोह का वर्णन इसी पुस्तक में मिलता है, आनंद मठ में। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी और कपाल कुंडला के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। क्लियर? तो ये भी याद रखिए। आगे, सबसे बुद्धिमान जलीय जीव कौन है? तो सबसे बुद्धिमान जलीय जीव डॉल्फिन है और गंगा नदी में ये पाया जाता है। इलाहाबाद से बनारस के बीच में इसकी संख्या ज़्यादा मिलती है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो फैसला लिया गया 2009 में और घोषित किया गया 2010 में। तो 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो सबसे बुद्धिमान जलीय जीव कौन सा है? तो सबसे बुद्धिमान जलीय जीव है डॉल्फिन। क्लियर? अगला सवाल, रिसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। फिर से सुनिए, रिसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बान की मून। कौन है? बान की मून। ये संयुक्त यूएनओ के महासचिव भी हैं रहे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बान की मून, रिसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? बान की मून। अगला, यूथेनेसिया क्या है? यूथेनेसिया क्या है? तो देखिए, इसको समझिए ऐसे कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी रोग के कारण परेशान है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द उसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो वो स्वयं उसे उसको दवा दे करके मार दिया जाता है। यानी मृत्यु से ज़्यादा उसे कष्ट है, बचने का कोई चांस नहीं है, तो उस व्यक्ति को जानबूझ करके मार दिया जाता है। तो यूथेनेसिया क्या है? जानबूझकर मार देने का नियम है। क्लियर? इसे याद रखिएगा। ये कब होता है? जब व्यक्ति के बचने की कोई उम्मीद न हो और वो दर्द से कराह रहा हो, उसका कोई इलाज न हो, अब उसको मौत का इंतजार कर रहा हो, इतना दर्द हो कि वो उसको सह नहीं पा रहा हो, तो इसलिए जानबूझकर उसे मार देने की क्रिया को ही यूथेनेसिया कहा जाता है। क्लियर? अगला, अनुच्छेद 355 क्या है? तो अनुच्छेद 355 यह कहता है कि राज्यों पर अगर कोई वाह्य आक्रमण होता है, भारत के किसी भी राज्य पर कोई वाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति पैदा होती है, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का है। राज्यों पर अगर कोई वाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति पैदा होती है, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? तो उसकी सुरक्षा का दायित्व केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। यह बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में है। क्लियर? आगे, BN तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? तो BN तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है और इसका गठन कब किया गया था? 1980 में। तो BN तारकुंडे समिति 1980 में गठित हुआ था और यह चुनाव सुधार से संबंधित समिति है, यानी चुनाव में क्या क्या सुधार किया जाए, इसके लिए समिति का गठन किया गया। साथ ही दिनेश गोस्वामी समिति को भी याद रखिए, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध भी किससे है? चुनाव सुधार से। क्लियर? फोटो युक्त पहचान पत्र दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर ही लागू किया गया था। क्लियर? आगे, राज्य कुल कितने विषयों पर कर लगाते हैं? तो याद रखिए, राज्य कुल 19 विषयों पर कर लगाते हैं। साथ ही अगर ये पूछा जाए कि केंद्र कितने विषयों पर कर लगाते हैं, तो केंद्र 14 विषयों पर कर लगाते हैं।
केंद्र 14 विषयों पर कर लगाते हैं और राज्य 19 विषयों पर कर लगाते हैं। क्लियर। आगे, संविधान में अनुसूचियों को 3 भागों में विभाजित करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में जो 7वीं अनुसूची में सूची है। संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं, कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूची। 7वीं अनुसूची में सूची दी गई है जिसमें केंद्र की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। तो ये 3 सूची, जो 7वीं सूची है, इसमें 3 भागों में विषयों को विभाजित करने का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम से यह लिया गया है। 7वीं अनुसूची में अलग अलग केंद्र का अलग विषय, राज्य का अलग विषय और समवर्ती सूची के विषय अलग हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। क्लियर। आगे, किस गुप्त शासक ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की? तो याद रखिए, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। देवगुप्त किस गुप्त शासक का नाम है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम है। क्लियर। उसके बाद भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे? हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराया? तो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। और उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया? तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। क्लियर। तो फिर से इसको देखिए, किस गुप्त शासक ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की? तो स्कंदगुप्त ने। क्लियर। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो कुमारगुप्त ने धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया? कुमारगुप्त ने बनवाया था। क्लियर। अगला, तख्ते बही अभिलेख किस शासक का है? तो एक पहलव शासक था, उस गोंडो फर्नीस, उसी का अभिलेख है तख्ते बही अभिलेख। तो पहलव शासक गोंडो फर्नीस का अभिलेख है तख्ते बही अभिलेख। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में चीनी रेशम को क्या कहते थे? चीन से जो रेशम आता था, चीन से आने वाले रेशम को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे चीनांशुक। क्या कहते थे? चीनांशुक। क्लियर। और रेशम मार्ग पर भारत का अधिकार किसके काल में था? तो रेशम मार्ग पर किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। रेशम मार्ग पर भारत का कब्जा किसके काल में था? तो कनिष्क के काल में था। कुषाण शासक कनिष्क के काल में था। क्लियर। मौर्य शासक सेंड्रोकोटस की पहचान देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था, उसे यूनानी स्रोतों में सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस कहा गया है। और उस सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से सबसे पहली बार किसने किया था? तो वो किया था विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स। और साथ ही ये भी याद रखिए, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। तो विलियम जोन्स के 2 काम याद रखिए। एक तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना सेंड्रोकोटस से की। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी स्रोतों में क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। इसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्लियर। आगे, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। पर्यावरण दिवस 1 जून को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। क्लियर। तो ये भी याद रखिए। भारत में वन महोत्सव के जनक कौन है? तो भारत में वन महोत्सव के जनक हैं के.एम. मुंशी। और पहली बार भारत में वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो 1950 में। तो भारत में वन महोत्सव के जनक के.एम. मुंशी। और पहली बार वन महोत्सव मनाया गया था कब? तो 1950 में मनाया गया था। क्लियर। न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम में पाई जाती है? तो सबसे देखिए, बायोम में अगर हम देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस बायोम में पाई जाती है? तो भूमध्य भूमध्य रेखी जो क्षेत्र होता है, विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए कि तापमान भी ज़्यादा रहता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और जैसे जैसे पृथ्वी पर हम विषुवत रेखा से अगर हम ऊपर ध्रुवों की ओर और नीचे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है। और हम देखते हैं कि न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता किस क्षेत्र में सबसे कम होती है? तो टुंड्रा बायोम। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र में टुंड्रा बायोम विकसित होता है उसमें न्यूनतम उत्पादकता पाई जाती है, यानी जैव विविधता बहुत कम होती है। क्लियर? चीखती साठा क्या है? तो पछुआ पौने जब पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है और ये 60 अंश अक्षांश रेखा है, जब पछुआ पौने ये 60 अंश अक्षांश पर गुजरती हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में जब पछुआ पौने 60 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती हैं तो उसे क्या कहते हैं? चीखता साठा। उसे क्या कहते हैं? चीखता साठा। इसको याद रखिएगा, चीखता साठा। तो पछुआ पौनों को दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश पर जब पहुंचती हैं पछुआ पौने तो उसे कहते हैं चीखता साठा। और 50 डिग्री पर क्या कहते हैं? प्रचंड पचासा। 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा कहते हैं। और 40 डिग्री अक्षांश पर क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। 40 डिग्री अक्षांश पर पछुआ पौनों को गरजता चालीसा। दक्षिणी गोलार्ध में याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पर चीखता साठा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर क्या कहते हैं? 60 डिग्री पर चीखता साठा कहते हैं। क्लियर? तो इसको भी याद रखिए। आगे, सतकोशिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो सतकोशिया बाघ अभयारण्य उड़ीसा में है। सतकोशिया बाघ अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको याद रखिए। साथ ही नंदनकानन, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो साथ में ये भी याद रखिए। आगे, विटामिन H किसे कहते हैं? तो B7 को विटामिन H कहते हैं। साथ ही ये भी याद रखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है B और C, और अन्य सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। विटामिन A का नाम रेटिनाल, B1 का नाम थायमीन, B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्लियर? B6 का नाम पायराडॉक्सिन, B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन, C का नाम एस्कार्बिक एसिड, D का नाम कैल्सीफेराल और E का नाम टोकोफेराल और K का नाम फिलोक्विनोन। तो ये भी साथ में याद रखिए। ठीक है? आगे, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इन 20 प्रश्नों पर चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्नों का कलेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।